ये है फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी संवदिया। हरगोविंद को अचरज हुआ, तो आज भी किसी को संवदिया की जरूरत पड़ सकती है इस जमाने में, जबकि गांव गांव में डाकघर खुल गए। संवदिया के मार्फत संवाद क्यों भेजेगा कोई? आज तो आदमी घर बैठे ही लंका तक खबर भेज सकता है और वहां का कुशल संवाद मंगा सकता है। फिर उसकी बुलाहट क्यों हुई है? हरगोविंद बड़ी हवेली की टूटी ड्योढ़ी पार कर अंदर गया। सदा की भांति उसने वातावरण को सूंघकर संवाद का अंदाज लगाया। निश्चय ही कोई गुप्त संवाद ले जाना है। चांद सूरज को भी नहीं मालूम हो, परेवा पक्षी तक भी ना जाने। पांव लागी बड़ी बहुरिया। बड़ी हवेली की बड़ी बहुरिया ने हरगोविंद को पीढ़ी दी और आंख के इशारे से कुछ देर चुपचाप बैठने को कहा। बड़ी हवेली अब नाम मात्र की बड़ी हवेली है। दिन रात नौकर नौकरानियों और जन मजदूरों की भीड़ लगी रहती थी। वहां आज हवेली की बड़ी बहुरिया अपने हाथ से सूप में अनाज लेकर झटक रही है। इन हाथों में सिर्फ मेहंदी लगाकर ही गांव की नाइन परिवार पालती थी। कहाँ गए वो दिन? हरगोविंद ने एक लंबी सांस ली। बड़े भैया के मरने के बाद ही जैसे सब खेल खत्म हो गया। तीनों भाइयों ने आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। रैयतों ने जमीन पर दावे करके दखल किया। फिर तीनों भाई गांव छोड़कर शहर जा बसे। रह गई अकेली बड़ी बहुरिया। कहाँ जाती बेचारी? भगवान भले आदमी को ही कष्ट देते हैं, नहीं तो 1 घंटे की बीमारी में बड़े भैया क्यों मरते? बड़ी बहुरिया की देह से जेवर खींच खींच के बंटवारे की लीला हुई। हरगोविंद ने देखी अपनी आंखों से द्रौपदी चीर हरण की लीला। बनारसी साड़ी को 3 टुकड़े करके बंटवारा किया था निर्दयी भाइयों ने। बेचारी बड़ी बहुरिया। गांव की मुदियाइन बूढ़ी न जाने कब से आंगन में बैठी बड़बड़ा रही थी। उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है और दाम देते समय मुदियाइन की बात कड़वी लगती है। मैं आज दाम लेके ही उठूंगी। बड़ी बहुरिया ने कोई जवाब नहीं दिया। हरगोविंद ने फिर लंबी सांस ली। जब तक ये मुदियाइन आंगन से नहीं टलती, बड़ी बहुरिया हरगोविंद से कुछ नहीं बोलेगी। वो अब चुप नहीं रह सका। मुदियाइन काकी, बाकी बकाया वसूलने का ये काबली कायदा तुमने खूब सीखा है। काबली कायदा सुनते ही मुदियाइन तमक के खड़ी हो गई। चुप रह मुंह झौसे, निमोछिए। क्या करूं काकी, भगवान ने मूछ दाढ़ी दी नहीं, ना काबुली आगा साहब की तरह गुलजार दाढ़ी। फिर काबुल का नाम लिया तो जीभ निकाल के खींच लूंगी। हरगोविंद ने जीभ बाहर निकाल के दिखाई। हाँ, खींच लो। 5 साल पहले वो गुल मोहम्मद आगा कपड़े की दुकान लगाता था, उधार में दे देता था और दुगने पैसे वसूल करता था। मुदियाइन के ओसारे में ही दुकान लगा के बैठता था, तो मुदियाइन से उसकी बड़ी पड़ती थी। लेकिन अब वो जब उधार लेने के लिए लोगों को परेशान करने लगा, तो लोग इकट्ठा होकर के लोगों ने उसे उस काबली को खूब मारा और भगा दिया। तो दोबारा गांव में वापस लौट के नहीं आया। उसके बाद मुदियाइन को लोग काबुली के नाम पे चिढ़ाते थे। उसका नाम सुनते ही मुदियाइन आग बबूला हो जाती थी। तो हरगोविंद ने भी मुदियाइन को चिढ़ाया। तुम हमारा मुल्क जाएगा मुदियाइन, हम काबुली बादाम पिस्ता अखरोट खिलाएगा। अब मुदियाइन बड़बड़ाती हुई गाली दे करके चली गई। क्या मुँह झौसे, आग लगे, कीड़े पड़े, ऐसे बोलती हुई गाली देती हुई मुदियाइन चली गई। बड़ी बहुरिया ने हरगोविंद से कहा, हरगोविंद भाई, तुमको एक संवाद ले जाना है आज ही। बोलो, जाओगे ना? कहाँ? मेरी माँ के पास। हरगोविंद बड़ी बहुरिया की छलछलाई हुई आंखों में डूब गया। कहिए बड़ी बहुरिया, क्या संवाद? संवाद सुनाते समय बड़ी बहुरिया सिसकियां लेने लगी। हरगोविंद की आंखें भर आईं। बड़ी बहुरिया बड़ी हवेली की लक्ष्मी को पहली बार इस तरह सिसकते देखा है हरगोविंद ने। वो बोला, बड़ी बहुरिया, दिल को खड़ा करिए। और कितना खड़ा करूं दिल? माँ से कहना, मैं भाई भाभियों की नौकरी करके पेट पालूंगी, बच्चों के जूठन खा के कोने में पड़ी रहूंगी, लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूंगी।
कहना यदि माँ मुझे यहाँ से नहीं ले जाएगी तो एक दिन किसी दिन गले में घड़ा बांध के पोखरे में डूब मरूंगी। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊँ, किस लिए, किसके लिए। हरगोविंद का रोम रोम कलपने लगा। देवर देवरानियां भी कितने बेदर्द हैं। ठीक अगनी धान के समय बाल बच्चों को लेकर शहर से आएंगे, 10-15 दिनों में कर्ज उधार की ढेरी लगाकर वापस जाते समय 2-2 मन के हिसाब से चावल चूड़ा ले जाएंगे। फिर आम के मौसम में आके हाजिर, कच्चा पक्का आम तोड़ के बोरियों में बंद करके चले जाएंगे, फिर उलट कर कभी नहीं देखते। राक्षस हैं सब। बड़ी बहुरियाँ ने आंचल के खूंट से 5 रुपए का एक गंदा नोट निकाला और बोली, पूरा राह खर्च भी नहीं जुटा सकी, आने का खर्चा माँ से मांग लेना, उम्मीद है भैया तुम्हारे साथ ही आवेंगे। हरगोविंद बोला, बड़ी बहुरिया, राह खर्च देने की जरूरत नहीं, मैं इंतजाम कर लूँगा। अरे तुम कहाँ से इंतजाम करोगे? हम वो छोड़िए, मैं आज 10 बजे की गाड़ी से जा रहा हूँ। बड़ी बहुरिया हाथ में नोट लेकर चुपचाप भाव शून्य दृष्टि से हरगोविंद को देखती रही। हरगोविंद हवेली से बाहर आ गया। उसने सुना बड़ी बहुरिया कह रही थी, मैं तुम्हारी राह देख रही हूँ। संवदिया अर्थात संवाद वाहक। हरगोविंद संवदिया। संवाद पहुंचाने का काम सभी नहीं कर सकते। आदमी भगवान के घर से ही संवदिया बन के आता है। संवाद का प्रत्येक शब्द याद रखना और उसे जिस सुर और स्वर में संवाद को सुनाया गया है ठीक उसी ढंग से जाके सुनाना, ये कोई सहज काम नहीं है। गांव के लोगों की गलत धारणा है कि निठल्ला, कामचोर और पेटू आदमी संवदिया का काम करता है, जिसके ना आगे नाथ ना पीछे पगहा। बिना मजदूरी लिए ही जो गांव-गांव संवाद पहुंचाए उसको और क्या कहेंगे? औरतों का गुलाम, ज़रा सी मीठी बोली सुनकर जो नशे में आ जाए, ऐसे मर्द को भी भला मर्द कहेंगे? किंतु गांव में कौन ऐसा है जिसके घर की माँ, बहू, बेटी का संवाद हरगोविंद ने नहीं पहुंचाया है? लेकिन ऐसा संवाद लेकर पहली बार जा रहा है। गाड़ी पर सवार होते ही हरगोविंद को पुराने दिनों की और संवादों की याद आने लगी। एक करुण गीत की भूली हुई कड़ी उसके कानों के पास गूंजने लगी। पैया पड़ूं दाढ़ी धरूं, पैया पड़ूं दाढ़ी धरूं, हमरो संवाद लेके जाओ रे संवदिया। बड़ी बहुरिया के संवाद का प्रत्येक शब्द उसके मन में कांटे की तरह चुभ रहा है। किसके भरोसे यहाँ रहूं? एक नौकर था, वो भी कल भाग गया। गाय खूंटे से बंधी भूखी प्यासी हिकर रही है। मैं किसके लिए इतना दुख झेलूं? हरगोविंद ने अपने पास बैठे एक यात्री से पूछा, क्यों भाई साहब, थाना बीहपुर में सभी गाड़ियां रुकती हैं या नहीं? यात्री ने मानो कुड़ के कहा, थाना बीहपुर में सभी गाड़ियां रुकती हैं। हरगोविंद ने भांप लिया, ये आदमी चिड़चिड़े स्वभाव का, इससे कोई बातचीत नहीं जमेगी। वो फिर बड़ी बहुरिया के संवाद को मनी मन दोहराने लगा। लेकिन संवाद सुनाते समय वो अपने कलेजे को कैसे संभाल सकेगा? बड़ी बहुरिया संवाद कहते समय जहां जहां रोई है वहां वो भी रोएगा। कटिहार जंक्शन पहुंचकर उसने देखा 15-20 साल में बहुत कुछ बदल गया है। अब स्टेशन पर उतरकर किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं। गाड़ी पहुंची और तुरंत भोंपे से आवाज़ अपने आप निकलने लगी। थाना बीहपुर, खगड़िया और बरौनी जाने वाले यात्री 3 नंबर प्लेटफार्म पर चले जाएं, गाड़ी लगी हुई है। हरगोविंद प्रसन्न हुआ। कटिहार पहुंचने के बाद ही मालूम होता है कि सचमुच सुराज हुआ है। इससे पहले कटिहार पहुंचकर किस गाड़ी में चढ़ें और किधर जाएं, इस पूछताछ में कितनी बार उसकी गाड़ी छूट गई है। गाड़ी बदलने के बाद फिर बड़ी बहुरिया का करुण मुखड़ा उसकी आंखों के सामने उभर आया। हरगोविंद भाई, माँ से कहना, भगवान ने आंखें फेर ली लेकिन माँ तो है। किस लिए, किसके लिए? मैं बथुआ की साग खा के कब तक जीऊं? थाना बीहपुर स्टेशन पर जब गाड़ी पहुंची तब हरगोविंद का जी भारी हो गया। इसके पहले भी कई भला बुरा संवाद लेके वो इस गांव में आया है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। उसके पैर गांव की ओर बढ़ ही नहीं रहे थे। इसी पगडंडी से बड़ी बहुरिया अपने मैके लौट जाएगी, गांव छोड़ के चली जाएगी, फिर कभी नहीं आएगी। हरगोविंद का मन कलपने लगा, तब गांव में क्या रह जाएगा? गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़ के चली जाएगी। किस मुंह से वो ऐसा संवाद सुनाएगा? कैसे कहेगा कि बड़ी बहुरिया
बथुआ साग खा के गुजर कर रही है। सुनने वाले हरगोविंद के गांव का नाम लेके थूकेंगे, कैसा गांव है जहां लक्ष्मी जैसी बहुरिया दुख भोग रही है। अनिच्छा पूर्वक हरगोविंद ने गांव में प्रवेश किया। हरगोविंद को देखते ही गांव के लोगों ने पहचान लिया। अरे जलालगढ़ गांव का संवदिया आया है, न जाने क्या संवाद लेके आया है। राम राम भाई, कहो कुशल समाचार ठीक है ना? राम राम भैया जी, भगवान की दया से सब आनंदी है। उधर पानी बूंदी पड़ा है। बड़ी बहुरिया के बड़े भाई ने पहले हरगोविंद को नहीं पहचाना। हरगोविंद ने अपना परिचय दिया तो उन्होंने सबसे पहले अपनी बहन का समाचार पूछा। दीदी कैसी हैं? भगवान की दया से सब खुशी राजी है भैया। हाथ मुंह धोने के बाद हरगोविंद की बुलाहट आंगन में हुई। अब हरगोविंद कांपने लगा, उसका कलेजा धड़कने लगा। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। बड़ी बहुरिया की छलछलाती हुई आंखें, सिसकियों से भरा हुआ संवाद। उसने बड़ी बहुरिया की बूढ़ी माता को पांव लागी की। बूढ़ी माता ने पूछा, कहो बेटा क्या समाचार है? माँ जी आपके आशीर्वाद से सब ठीक है। कोई संवाद है? संवाद? जी जी नहीं, संवाद तो कोई नहीं। मैं कल सिरसिया गांव गया था तो सोचा कि एक बार चलकर आप लोगों के दर्शन कर लूं। बूढ़ी माता हरगोविंद की बात सुन के कुछ उदास सी हो गई। तो तुम कोई संवाद लेकर नहीं आए हो? जी नहीं, कोई संवाद नहीं। ऐसे बड़ी बहुरिया ने कहा है कि अगर छुट्टी हुई तो दशहरा के समय गंगा जी के मेले में आके माँ से भेंट मुलाकात कर जाऊंगी। बूढ़ी माता चुप रही। हरगोविंद बोला, छुट्टी कैसे मिले? सारी गृहस्थी बड़ी बहुरिया के ऊपर ही है। बूढ़ी माता बोली, मैं तो बबुआ से कह रही थी कि जाके दीदी को लिवा लाओ, यहीं रहेगी। वहाँ अब क्या रह गया है? जमीन जायदाद तो सब चली ही गई। तीनों देवर अब शहर जाके बस गए हैं। कोई खोज खबर भी नहीं लेते। मेरी बेटी अकेली। अरे नहीं माई जी, जमीन जायदाद अभी भी कुछ कम नहीं है। जो है वही बहुत है। टूट भी गई है तो आखिर बड़ी हवेली ही है। सवांग नहीं है, ये बात ठीक है, मगर बड़ी बहुरिया का तो सारा गांव ही परिवार है। हमारे गांव की लक्ष्मी है बड़ी बहुरिया। गांव की लक्ष्मी गांव छोड़ के शहर कैसे जाएंगी? अब ये देवर लोग हर बार आके ले जाने की जिद करते हैं माँ जी। बूढ़ी माता ने अपने हाथ हरगोविंद को जलपान ला के दिया। लो थोड़ा जलपान कर लो बबुआ। जलपान करते समय हरगोविंद को लगा बड़ी बहुरिया दालान पर बैठी उसकी राह देख रही है, भूखी प्यासी। रात में भोजन करते समय भी बड़ी बहुरिया सामने मानो सामने आकर बैठ गई। कर्ज उधार अब कोई देते नहीं। एक पेट तो कुत्ता भी पालता है, लेकिन मैं माँ से कहना। हरगोविंद ने थाली की ओर देखा। भात, दाल, 3 किस्म की भाजी, घी, पापड़, अचार। बड़ी बहुरिया बथुआ साग उबाल के खा रही होगी। सोचने लगा हरगोविंद। बूढ़ी माता, अरे क्या सोच रहे हो बबुआ, खाते क्यों नहीं? माँ जी पेट भर के जलपान जो कर लिया है। अरे जवान आदमी तो 5 बार जलपान करके भी एक थाल भात खाता है। हरगोविंद से कुछ खाया नहीं गया। हरगोविंद ने कुछ नहीं खाया, खाया नहीं गया। संवदिया डटकर खाता है और अफर कर सोता है, किंतु हरगोविंद को नींद नहीं आ रही। ये उसने क्या किया, क्या कर दिया? वो किस लिए आया था? वो झूठ क्यों बोला? नहीं, सुबह उठते ही वो बूढ़ी माता को बड़ी बहुरिया का सही संवाद सुना देगा, अक्षर अक्षर, कि माँ जी आपकी इकलौती बेटी बहुत कष्ट में है। आज ही किसी को भेज के बुलवा लीजिए, नहीं तो सचमुच कुछ कर बैठेगी। आखिर किसके लिए वो इतना सहेगी? बड़ी बहुरिया ने कहा है कि भाभी के बच्चों की जूठन खा के वो कोने में पड़ी रहेगी। रात भर हरगोविंद को नींद नहीं आई। आंखों के सामने वो बड़ी बहुरिया बैठी रही, सिसकती, आंसू पोंछती हुई। सुबह उठकर उसने दिल को कड़ा किया कि वो संवदिया है, उसका काम है सही सही संवाद पहुंचाना। बड़ी बहुरिया का संवाद सुनाने के लिए बूढ़ी माता के पास जा बैठा। बूढ़ी माता ने पूछा, क्या है बबुआ, कुछ कहोगे? होगा माँ जी, मुझे इसी गाड़ी से वापस जाना होगा, कई दिन हो गए। अरे इतनी जल्दी क्या है, एक आध दिन रह के मेहमानी कर लो।
नहीं माई जी, इस बार आज्ञा दीजिए, दशहरे में भी बड़ी बहुरिया के साथ आऊँगा, तब डट के 15 दिन तक मेहमानी करूँगा। बूढ़ी माता बोली, अरे ऐसी जल्दी थी तो आए ही क्यों? सोचा था बिटिया के लिए दही चूड़ा भेजूंगी, तो दही तो नहीं हो सकेगा आज, थोड़ा चूड़ा है बासमती धान का लेते जाओ। हाँ, अब क्या कहूँ, चूड़ा की पोटली बगल में हरगोविंद बगल में लेकर चूड़ा की पोटली बगल में लेकर हरगोविंद आंगन से निकला तो बड़ी बहुरिया के बड़े भाई ने पूछा, क्यों भाई, राह खर्च तो है? तो हरगोविंद बोला, भैया जी आपकी दुआ से किसी बात की कमी नहीं। स्टेशन पर पहुंचकर हरगोविंद ने हिसाब किया, उसके पास जितने पैसे हैं उससे कटिहार तक का टिकट ही वो खरीद सकेगा, और यदि चौनी नकली साबित हुई तो सैमा पर तक ही, बिना टिकट के वो एक स्टेशन भी नहीं जा सकेगा। डर के मारे उसकी देह का आधा खून सूख गया। गाड़ी में बैठते उसकी हालत अजीब हो गई। वो कहाँ आया था, क्या करके जा रहा है, बड़ी बहुरिया को क्या जवाब देगा? अगर गाड़ी में निर्गुण गाने वाला सूरदास नहीं आता तो उसकी हालत पता नहीं क्या होती। सूरदास के गीतों को सुनकर उसका जी स्थिर हुआ। क्या हो रामा, नैहर को सुख सपन भयो अब, और देश पिया को डोलिया चली, माई रोमती यही करम गति, माई रोमती। सूरदास चला गया तो उसके मन में बैठी बड़ी बहुरिया फिर रोने लगी। किसके लिए इतना दुख सहूं? 5 बजे भोर में वो कटिहार स्टेशन पहुंचा। भोंपे से आवाज़ आ रही थी, बैरगाछी, कुसियार और जलालगढ़ जाने वाले यात्री 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे चले जाएं। हरगोविंद को जलालगढ़ स्टेशन जाना है, किंतु वो 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे कैसे जाएगा? उसके पास तो कटिहार तक का ही टिकट है। जलालगढ़ 20 कोस। बड़ी बहुरिया राह देख रही होगी। 20 कोस की मंजिल भी कोई दूर की मंजिल है, पैदल ही जाएगा। हरगोविंद महावीर विक्रम बजरंगी का नाम लेके पैदल ही चल पड़ा। 10 कोस तो वो मानो बाई के झोंके पर रहा। कस्बा शहर पहुंच के उसने अपने पेट भर के पानी पिया। पोटली में नाक लगाकर उसने सूंघा, आहा, बासमती धान का चूड़ा है, माँ की बेटी, माँ की सौगात बेटी के लिए। नहीं, वो इससे एक मुट्ठी भी नहीं खा सकेगा। लेकिन वो क्या जवाब देगा बड़ी बहुरिया को? उसके पैर लड़खड़ाए। अभी वो कुछ नहीं सोचेगा, अभी सिर्फ चलना है, जल्दी पहुंचना है गांव। बड़ी बहुरिया की डबडबाई हुई आंखें उसको गांव की ओर खींच रही थी। मैं बैठी राह तकती रहूंगी। 15 कोस। माँ से कहना अब नहीं रह सकूंगी। 16, 17, 18। जलालगढ़ स्टेशन का सिग्नल दिखाई पड़ता है। गांव का ताड़ सिर ऊंचा करके उसकी चाल को देख रहा है। उसी ताड़ के नीचे बड़ी हवेली के दालान पर चुपचाप टकटकी लगाकर राह देख रही है बड़ी बहुरिया, भूखी प्यासी। हमरो संवाद ले ले जाओ रे संबंधिया। लेकिन ये कहाँ चला आया हरगोविंद? ये कौन सा गांव है? पहली सांझ में ही अमावस्या का अंधकार। किस राह से वो किधर जा रहा है? नदी है? कहाँ से आई नदी? नदी नहीं, खेत है। ये झोपड़े हैं या हाथियों का झुंड? ताड़ का पेड़ किधर से आया? उराभूर के न जाने कहाँ भटक गया। इस गांव में आदमी नहीं रहते क्या? कहीं कोई रोशनी नहीं, किससे पूछें? वहाँ वो रोशनी है या आंखें? वो खड़ा है या चल रहा है? वो गाड़ी में है या धरती पर? अरे हरगोविंद भाई आ गए। बड़ी बहुरिया की बोली या कटिहार स्टेशन का भोंपा बोल रहा है। हरगोविंद भाई क्या हुआ तुमको? हरगोविंद भाई क्या हुआ तुमको? बड़ी बहुरिया। हरगोविंद ने हाथ से टटोल कर देखा, वो बिछावन पर लेटा हुआ है। सामने बैठी छाया को छूकर बोला, बड़ी बहुरिया। हरगोविंद भाई अब जी कैसा है? लो एक घूंट दूध और पी लो, मुंह खोलो।
हाँ पी जाओ। हरगोविंद होश में आया, देखा बड़ी बहुरिया दूध पिला रही है। उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर बड़ी बहुरिया का पैर पकड़ लिया। बड़ी बहुरिया, मुझे माफ करो, मैं तुम्हारा संवाद नहीं कह सका। तुम गांव छोड़ के मत जाओ बड़ी बहुरिया, तुमको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारा बेटा। बड़ी बहुरिया, तुम मेरी माँ, सारे गांव की माँ हो। मैं अब निठल्ला बैठा नहीं रहूंगा, तुम्हारा सब काम करूंगा। बोलो बड़ी माँ, तुम गांव छोड़ के चली तो नहीं जाओगी ना? बोलो। बड़ी बहुरिया गर्म दूध में एक मुट्ठी बासमती चूड़ा डालकर मसकने लगी। संवाद भेजने के बाद से ही वो अपनी गलती पे पछता रही थी।